स्पर्धा के इस युग में युवाओं का हताशा का शिकार हो जाना सामान्य हो गया है। उनके लिए medicity.com लेकर आया है एक ओवरऑल हेल्थ गाइडेंस वीडियो सीरीज with the help of various experts. This is the third video in that series, जिसमें हमने मुलाकात की गांधीनगर के एक प्रबुद्ध नागरिक, वर्षों के अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट ट्रेनर और जीवन विद्या के प्रबोधक श्री सुरेश पटेल से। उनसे हमारा पहला प्रश्न था, व्यक्ति क्या करे जब उसने जीवन में सारी आशाएं खो दी हों? व्यक्ति जब जीवन की आशा खो देता है तो दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक है जीवन और दूसरा आशा। मैं जब जीवन कहता हूँ तो खुद और खुद का फैलाव है। वो जीवन किसको मानता है? घर के अंदर अगर उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी स्वीकृति नहीं है, मेरी उपयोगिता नहीं है, वो घर को ही जीवन मान रहा है। चार दीवार जीवन नहीं है, घर के बाहर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उनको जीवन का बड़ा फैलाव दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, आशा। आशा किसको कहते हैं? मैं चाहूँ ऐसे मुझे परिणाम मिले, क्या ये आशा है? ये आशा नहीं है, ये एक गलत अपेक्षाएं हैं। हम कुछ भी काम करें, बेहतर तरीके से करें, फिर भी परिणाम हमारे अनुरूप नहीं निकलेगा, क्योंकि परिणाम तो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो उनको ये दिखाया जाए कि और कौन से फैक्टर्स है, तो वो आशा को भी समझेगा, जीवन को भी समझेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जीवन एक उत्सव है, उत्सव में सबको मिलकर सम्मिलित होना है। अब ढोल बजा ना बजा, मंजीरे बजे ना बजे, क्या शहनाई बज सकती है, बांसुरी बज सकती है, ये कुछ भी ना बजे, क्या फिर भी मैं डांस कर सकता हूँ? तब जाके जीवन समझ में आया, आशा समझ में आई। अभी ऐसी समाज की रचना की है जहाँ डेली स्पर्धा है, तो व्यक्ति को पहले तो ये स्वीकृति करनी है कि शायद उसको नंबर नहीं लगा इस क्षेत्र में, इस अपॉर्चुनिटी में, और दूसरे को लगा, तो ऐसे ही दूसरे क्षेत्र में उसका खुद का नंबर लग सकता है, क्योंकि सभी जगह स्पर्धा चल रही है। सेकंड थिंग, उसको ये देखना है कि मेरी स्पर्धा किसी व्यक्ति से है कि मेरी स्पर्धा खुद के साथ है, कि कल से मैं बेहतर इंसान बन सकता हूँ, क्या मेरी कोशिश सही है? परिणाम भले सही ना हो, जो मेरे से आगे है वो मेरे गुरु है, जो मेरे से छोटे है उसको मुझे सहयोग करना है। तो किसी ने मेरे साथ कंपटीशन का फीलिंग भी नहीं किया, आज पूरे क्षेत्र में मेरे सभी मित्र हैं। तो अपने अंदर देखने वाली बात है। अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, मेरी क्षमता बनी रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। व्यक्ति कहने के लिए हर तरह से सफल हो, फिर भी उसे मर जाने का मन हो, तो क्या करे? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी व्यक्ति जब मरने की चेष्टा करे तो उसका एक वजह बायोकेमिकल लोचा भी है। शरीर में हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ काम करती है, वो बाकी सभी चीज़ों को नियंत्रित करती है। तो ऐसे कोई अंतःस्राव की कमी हो जाए या फ्लक्चुएशन हो जाए तो ऐसी टेंडेंसी होती है, पहला काम उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें केवल और केवल दवाई से या एडिशनल फूड सप्लीमेंट से ठीक हो जाती है। हो सकता है केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये तो सिंपल सी बात है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, दुनिया कहे कि ये व्यवसाय में सफल है, दुनिया कहे कि ये परिवार में खुशहाल है, सही में केवल वही व्यक्ति कह सकता है कि वो सफल है कि नहीं। तो मैं एक अद्भुत सूत्र कहता हूँ, व्यक्ति अपनी उपयोगिता को जानकर और जीकर ही तृप्त होता है। अब मेरा क्या महत्व है, मेरी उपयोगिता क्या है, मैं कहाँ पूरक हो सकता हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क कर सकता हूँ, ये व्यक्ति समझ जाए तो उसको तृप्ति महसूस होता है। दूसरा, समझने के बाद उसको जी ले। जैसे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं लोक शिक्षक के नाते मेरी उपयोगिता है, तो मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, तृप्ति महसूस कर रहा हूँ। तो व्यक्ति को ये देखना होगा कि उसकी उपयोगिता का क्षेत्र फुलफिल हो रहा है कि नहीं। और परिवार को चाहिए, दोस्तों को चाहिए कि संवाद के माध्यम से ये जाने कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे दो पहलू होते हैं, लुकिंग गुड और बीइंग गुड। हम समाज के सामने तो अच्छा दिखते हैं, अपने अंदर तृप्ति महसूस करते हैं। तो ये केवल संवाद से हो सकता है, बातों से हो सकता है। पर आज ये संवाद कम होते चले हैं, इसीलिए संवादिता नहीं है, और जहाँ संवादिता नहीं है वहाँ सुख नहीं है। और दुखी व्यक्ति फिर क्या करेगा? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले वो खुद को सॉल्व करने की सोचता है। व्यक्ति क्या कर सकता है जब उसे लगे कि उसे अकेला कर दिया गया है या वह निकम्मा हो गया है? जब लोगों को ऐसा लगता है कि अब मेरी स्वीकृति नहीं है,
तो अब इस स्वीकृति को भी समझा जाए। एक तो बात ये हो जाती है कि जिस व्यवसाय में वो आगे बढ़ना चाहता है उस व्यवसाय में स्वीकृति नहीं है। नंबर 2, उस व्यवसाय को पुरस्कृत करने वाले या इस व्यवसाय में स्वीकार करने वाली इंडस्ट्री, उसमें स्वीकार नहीं है। 2 ही चीज़ हो सकती है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, व्यक्ति को खुद की पहले स्वीकृति है कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। पहले तो खुद की स्वीकृति है। देखिए 2 महत्वपूर्ण शब्द, ऑब्जेक्ट रेफरल एंड सेल्फ रिफरल। मैं कुछ करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, इसका मुझे सेल्फ रिफरल अगर होगा तो बाहर का रेफरल, जो ऑब्जेक्ट रेफरल कहते हैं, वो इतना मायने नहीं रखेगा। जैसे मैं शिक्षक का कर्तव्य करता हूँ, वो काम करते समय तृप्ति मिल रही है तो अब लोग तालियां बजाए या ना बजाए, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मैं मेरी खुद की मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए काम करता हूँ, तो मेरी मुक्ति कहाँ? तो ऐसे दूसरों को सहायक होने की व्यक्ति चेष्टा करता है, उसमें अपनी पीड़ा को भूलने लगता है या अपनी पीड़ा छोटे लगने लगती है। तो जब व्यक्ति आत्मघात का सोचता है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी पीड़ा दुनिया की सबसे अधिक पीड़ा है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि जितनी पीड़ाएं आती हैं उन सभी के सॉल्यूशन होते हैं, केवल इशारा है कि तुम्हारी ताकत को पहचानो और सॉल्यूशन को एक्सरसाइज करो। तो स्वयं पर ध्यान जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि मैं पीड़ा से बहुत बड़ा हूँ। कोई व्यक्ति अगर हताशा यानी डिप्रेशन में गिर चुका हो, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, एक तो मैं बात बता चुका हूँ, डिप्रेशन की एक वजह बायोकेमिकल भी है। अगर वो नहीं है तो उसको जो विचार उसके अंदर चल रहा है उसमें से बाहर निकालना होगा। उसके लिए उसको पूछना होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये करना है कि उसके साथ बात की जाए। ज़रूरी नहीं है कोई डिप्रेशन में हो सकता है डिप्रेशन की शुरुआत हो रही हो सकता है अगर उसी समय उसके साथ बात करेंगे तो बहुत सारा बदल सकता है। एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई प्रश्न से वो जूझ रहा है। तो ये तो प्रिवेंटिव बात है, संवाद। एक बहन ने आत्महत्या की 3 बार चेष्टा की। अच्छा, तुम्हें मरना है तो ऐसा करते हैं, तुम्हारे हिसाब से मरने की श्रेष्ठ पद्धतियाँ क्या है? तो उसने कहा ऐसी कोई दवाई हो कि मैं खा लूँ, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद मेरी मौत आए। तो मैंने कहा ऐसी दवाई मिल जाए तो वो 3-4 घंटे क्या करोगे? बोले मैं 3-4 घंटा सोचूंगी। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, वो काम अभी सोचने का करते हैं। पिता तो है नहीं, अब माँ भी चली गई, उनकी कैसी स्थिति बनेगी? अब विचार चला 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 उस नतीजे पर पहुंची, इस बच्चों के लिए मुझे जीना होगा। तो पति की वजह से मरना चाहने वाली व्यक्ति अब कहती है बच्चों के लिए जीना होगा। वजह मिल गई। तो कितनी वजह होती है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि घर में स्वीकृति नहीं है, कोई व्यक्ति घर छोड़ के बाहर जाए। इस देश में लाखों की संख्या में साधु और भिखारी को भी भोजन मिलता है। कोई भूखा इस देश में नहीं मरता अगर हाथ फैला दे। यहाँ अगर हाथ फैला दे तो देने वाले सैकड़ों हैं। तो देखिए, केवल घर में समस्या है तो घर के बाहर निकलते भी समस्या का सुलझाव हो जाता है। केवल अभिव्यक्ति करनी है, हम अभिव्यक्ति में कम पड़ जाते हैं क्योंकि एक ही सोच चलती है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो उनके साथ अभिव्यक्ति करने के लिए सोच के प्रति इनवाइट किया जाए तो कोई भी डिप्रेशन में से व्यक्ति बाहर आ सकता है, अगर वो बायोकेमिकल लोचा नहीं है तो। नहीं तो दवाई से भी ठीक हो जाएगा। सोशल मीडिया में हजारों लोगों से जुड़े होते हुए भी इंसान इतना एकाकी क्यों हो जाता है? मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई कुछ लिखता है, फिर लाइक मिले डिसलाइक मिले, उससे वो अपना मूल्यांकन करने लगता है। देखिए, सोशल मीडिया खराब नहीं है, वो तो मीडिया के माध्यम से पूरे सोसाइटी को गठन करने की अपॉर्चुनिटी है। अब सोशल मीडिया कौन कितना देखता है और उसके साथ कितना अटैच होता है और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। जैसे घर में बच्चे सोशल मीडिया पर एडिक्शन है, ऐसे माता पिता को लगता है तो वो डांटते हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बदले ये कहा जाए कि अच्छा बेटा तुमने क्या देखा, बात बताओ, तो पकड़ में आएगा कि सोशल मीडिया के उसके ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर व्यक्ति की स्वीकृति और अस्वीकृति का उसने जो मन में अर्थघटन घटाया है, माता पिता आकर्षित कर सकते हैं ध्यान कि ये केवल मीडिया है, इसमें सोशल कंपोनेंट तो कम है। अब सोशल कंपोनेंट हम देखते हैं तो घर में पहले तो सोसाइटी क्रिएट करनी होगी। तो माता पिता के साथ बात करते उसको मालूम पड़ेगा कि ये तो सोसाइटी के द्वारा नहीं,
लेकिन कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों के द्वारा क्रिएट किया गया फेनोमिनन है, ये सच्चाई नहीं है। तो जो व्यक्ति इसमें उलझा है उसके साथ बाकी के लोग सोसाइटी क्रिएट करें, उसके साथ प्रवृत्ति हो। अपराध भावना से ग्रस्त व्यक्ति अगर मरना चाहता हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसके साथ बात करके ये पता लगाना चाहिए कि उसको गलती क्या लग रही है, गलती की इंटेंसिटी क्या लग रही है, गलती के कंसेक्वेंसेस परिणाम क्या लग रहे हैं। शायद वो ज़्यादा मान रखा हो, और गलती इंसान बहुत सारी वजह से करता है। शायद वो अपने को गलती का कारक मान रहे हो और वजह को छोड़ रहा हो। तो जब तक वो गलती के आसपास जुड़ी हुई सभी चीज़ों को समझ नहीं लेगा, तब तक वो पश्चाताप के भाव में से, गिल्ट में से बाहर नहीं आएगा। तो गिल्ट में से बाहर आने की एक ही रास्ता है, गलती जिस परिप्रेक्ष्य में हुई है, जिस कंटेक्स्ट में हुई है, वो पूरे कंटेक्स्ट को समझ लिया जाए। गलती में उसका कितना दोष था और बाकी क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, और एक संकल्प कि आने वाले दिनों में ऐसे ही फिर से परिप्रेक्ष्य होने के बावजूद भी अब मैं गलती नहीं करूँगा। ये स्टैंड के साथ व्यक्ति गिल्ट में से बाहर आ सकता है, क्योंकि गलती किससे नहीं होती। कोई एक परिप्रेक्ष्य में गलती हुई है, वो पूरी ज़िंदगी की गलती नहीं है। गलती इंसान से होती है, टू एयर इज़ ह्यूमन बीइंग, ऐसा अंग्रेजी में कहावत भी है। गलती को बार बार रिपीट नहीं करना, ये इंसान की गरिमा है। गरिमा पर ध्यान जाएगा तो गिल्ट में से निकलेगा।